नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है जहाँ भी होंगे आप चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। तो आइए हम पिछली कक्षा को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पीछे हम लोग पढ़े थे संख्या क्या होती है, संख्या के प्रकार कितने हैं। वापस एक बार देख लेते हैं पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए, हमने संख्या के बारे में पढ़ा था। संख्या क्या होती है? संख्या आपके दो प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक और एक होती है काल्पनिक। वास्तविक की जिन्हें संख्या रेखा पर दिखाया जा सके वो क्या होंगी? आपकी वास्तविक संख्याएं। और जिन्हें संख्या रेखा पर दिखाया नहीं जा सके वो क्या होंगी? काल्पनिक संख्याएं। अब हमने ये देखा था कि वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है पूर्णांक और दूसरा होता है अपूर्णांक। अब देखिए, पूर्णांक में कौन कौन से हो जाएंगे? तो पूर्णांक आपके बेसिकली दो टाइप के होंगे, एक होगा धनात्मक पूर्णांक, एक होगा ऋणात्मक पूर्णांक। वापस सुने, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए, पूर्णांक में क्या होगा कि सम संख्याएं आएंगी आपके, विषम संख्याएं, और फिर क्या आएंगे? भाज्य और अभाज्य। इनको पढ़ना है, अभी इसको हम लोग पढ़े नहीं है, जो पढ़ चुके हैं उसको हम देख रहे हैं। ठीक, आगे देखिएगा। अपूर्णांक में हमने क्या देखा था कि भिन्न देखे थे और क्या देखे थे? दशमलव। ठीक है, अब दशमलव हमने क्या देखा था कि दशमलव दो टाइप के होते हैं, एक होगा शांत और दूसरा होगा अशांत। वापस सुने, दशमलव दो टाइप का होगा, एक होगा शांत, दूसरा होगा अशांत। शांत को भी हमने देखा था कि ऐसे भिन्न या फिर ऐसी संख्याएं जिनमें हम दो अथवा पांच अथवा दो या पांच से मिलकर बड़ी संख्या से भाग दे तो भाग हमारा पूरा पूरा चला जाएगा, या फिर दशमलव के बाद दो तीन बार जाके वो शांत हो जाएगा। और यदि हम किसी ऐसे नंबर से भाग दे रहे हैं, हमारा भाग समाप्त न हो, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके अशांत दशमलव। ये भी आपके दो प्रकार के होंगे, एक होगा आवर्ती या फिर इसको पुनरावृत्ति बोलते हैं, रिपीटिंग, और दूसरा होगा अनावर्ती, जहां पे रिपीट नहीं करेगा। ठीक भैया, अब देखो जरा, यहां तक तो हम लोग देख लिए थे। अब एक बात यहां से आगे बढ़ी थी, तो हमने देखा था जो अनावर्ती वाले होते हैं वो क्या होते हैं? अपरिमेय। क्या होते हैं? अपरिमेय। वापस सुने, ऐसे भिन्न जो अशांत दशमलव होते हैं और कौन से वाले? अनावर्ती वाले, वो क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्याएं। इस बात को ध्यान रखिएगा। सभी संख्याएं p बट्टा q के रूप में अगर दिख रही हैं तो इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं होगा कि ये परिमेय संख्या होंगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखिए जरा, अनावर्ती वाले क्या होते हैं? अपरिमेय। और आपके अगर आवर्ती या पुनरावृत्ति वाली दशमलव है या फिर दशमलव भिन्न है या फिर आपको कोई संख्या दे रखी है जो भाग देने पर आवर्ती वाले हो रहे हैं, वो क्या होंगे? आपके परिमेय संख्या। इस बात को ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्याएं। ठीक, अब देखिए आगे, और आपके जितने पूर्णांक होते हैं ये भी क्या होते हैं? परिमेय संख्या। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। परिमेय संख्या क्या क्या होंगी? अगर हम बात करते शांत दशमलव, तो सभी शांत दशमलव क्या होंगे? परिमेय होंगे। इसको ध्यान रखेंगे, सभी शांत दशमलव ये भी क्या होंगे? परिमेय होंगे। और अगर आपका अशांत दशमलव है तो अशांत में जो पुनरावृत्ति वाला होगा वो क्या होगा? आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक, और जो अनावर्ती वाला है वो क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या होगा। और सभी आपके पूर्णांक क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे चालू करेंगे हम लोग परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। इसको ध्यान रखिएगा। सिंपली देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है? जनरली यही बोला जाता है कि परिमेय संख्याएं क्या होंगी? यानी ऐसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके वो क्या होंगी? आपके परिमेय संख्याएं। और जिन्हें p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्याएं। इसको ध्यान रखेंगे। अगर कोई संख्या p बट्टा q के रूप में लिखी हुई है तो इसका कोई भी मतलब नहीं होगा कि वो परिमेय संख्या हो ही जाए। परिमेय होने के लिए कंडीशन क्या है? वो या तो पूर्णांक वाली हो, पूर्णांक हो, या फिर आपका भिन्न हो तो कौन सा वाला हो? शांत दशमलव वाला हो। भिन्न हो तो शांत दशमलव वाला हो। अगर आपका अशांत वाला है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कौन सा होना चाहिए? आवर्ती अथवा पुनरावृत्ति वाले होने चाहिए।
इसके अलावा अगर आपका अनावर्ती है जो रिपीट नहीं करते हैं वो क्या होंगे आपके अपरिमेय संख्याएं, इतना सा ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आइए, ये सब पीछे देख चुके थे, अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं हम परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके वो क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, ठीक, वो क्या होंगी आपकी परिमेय संख्याएं। अभी हमने देखा था कौन कौन सी थी, जितने पूर्णांक हैं वो सारे क्या होंगे आपके परिमेय संख्याएं, ठीक, चाहे वो धनात्मक हो चाहे फिर ऋणात्मक हो। दूसरी बात क्या है आपका कि अगर कोई रिपीट करने वाले दशमलव हैं, यानी रिपीटिंग अशांत दशमलव हैं, वो भी क्या होंगे आपके परिमेय संख्याएं। तीसरी बात क्या है कि अगर कोई आपका शांत दशमलव वाला है तो वो भी क्या होगा परिमेय संख्याएं। कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई संख्या है और वो अनावर्ती अशांत दशमलव है तो उसको छोड़ के बाकी जितनी भी संख्याएं होंगी वो आपके क्या होंगे परिमेय संख्याएं। केवल अशांत अनावर्ती जो दशमलव भिन्न होती हैं वो क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं। आइए देख लेते हैं परिमेय संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके। जैसे देखा जाए भैया क्या होगा, तो जैसे में 1 2 3 आपका जो भी नंबर है ये सब क्या हो जाएंगे आपके परिमेय संख्याएं। और क्या होगा, तो अगर कोई बात हम कड़ी में ले लें, है ना, कड़ी में ले, लेकिन कड़ी से बाहर वैल्यू आनी चाहिए, तो वो क्या होगा आपका परिमेय संख्याएं। ये सब क्या हो जाएंगे आपके परिमेय संख्याएं होंगी। इसके अलावा हम कोई भी ले लें, है ना, तो वो आपके क्या हो जाएंगे परिमेय संख्याएं। जैसे देख लीजिए अगर हम 8 ले लें, 3 रूट है ये भी क्या होंगे परिमेय संख्याएं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कुछ लिख दें हम 2/5 लिख दें, 5/7 लिख दें, कुछ भी लिख दें, है ना, तो ये भिन्न हो गई। अगर हम दशमलव में कुछ लिख दें 3 4 5 लिख दें, या फिर 2.5 लिख दें, या फिर हम क्या लिख दें रिपीट करने वाले जैसे 0.3333 ये वाले हो गए, या फिर आपके 2.454545 वाले हो गए, ये सब क्या होंगे आपके परिमेय संख्याएं। इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक, यानी परिमेय संख्याएं क्या होंगी, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय होंगी, और जिन्हें p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या हो जाएंगी आपकी अपरिमेय संख्याएं के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्याएं p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक, वो होगी आपकी अपरिमेय संख्या। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जैसे में अगर कोई चीज कड़ी में है ना, और उसका वैल्यू बाहर नहीं आ सकता तो वो क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इनको ध्यान रखेंगे। ये सब हो गए अपरिमेय संख्या। इसको बटे में लिख दें हम, है ना, कड़ी में 3/2 लिख दें, या फिर हम लिख दें 5/3 लिख दें। ये सब क्या होंगे आपके अपरिमेय संख्याएं। इन्हें थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आगे देखिएगा अपरिमेय संख्याओं की बात कर लें हम। जो नॉन रिपीटिंग वाले हैं, अनावर्ती अशांत दशमलव, वो लोग क्या होंगे आपके अपरिमेय संख्याएं। इसे भी ध्यान रखेंगे। तो अपरिमेय में सबसे फेमस क्या है, ये पाई को विशेष ध्यान रखेंगे कि अपरिमेय आपका पाई पूछ लेता है, पाई परिमेय है कि अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। परिमेय जिन्हें p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय होंगी, और जिन्हें p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वे अपरिमेय होंगी। इनको ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। समझ रहे हैं ना, किन्हीं दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्याएं होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक, होती है।
और निकालते कैसे हैं, तो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ लिख दें, है ना, 2/3 लिख दें और यहाँ पे हम कुछ लिख दें 1/2 ही लिख दे रहे हैं और पूछ लेगा के बीच, है ना, 2/3 व 1/2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, इनके बीच चाहिए, इनके बीच चाहिए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जोड़ दीजिएगा, चुपचाप जोड़ के भाग कर दीजिएगा, के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। आपको कुछ नहीं करना है, बस जोड़ते जाना है, भाग करते जाना है। तो क्या करेंगे, 2/3, 2/3 प्लस 1/2 और इनको जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा। जो आएगा वो उनके बीच की हो जाएगी, फिर जो आया वो उनके बीच की हो जाएगी, ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो आप देखो ये कितना हो गया, 4 हो गया, इधर हो गया 7, ये 7/6 है ना, यानी हो जाएगा 7/12। तो अगर बात कर ले 2 और 3 के बीच कौन सी होगी, तो आपका क्या हो जाएगा, 7/12। अब देखिए ये अनंत तक जाएगा, बहुत सारी संख्याएं हैं, इनको ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि केवल यही है, इसके पहले भी बहुत सारी होंगी, इसके बाद भी बहुत सारे होंगे। तो इतना बस ध्यान रखिएगा, कोई सा भी 2 परिमेय संख्या ले ले, कोई सा भी 2 परिमेय संख्या ले ले, तो उनके बीच हमेशा और हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए ये आ गया, हमें और चाहिए तो हम इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दें, फिर जो आएगा फिर उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दें, या फिर हम इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दें। तो ऐसे आपकी परिमेय संख्याएं निकलती चली जाएंगी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय, जिसे लिखा नहीं जा सकता वो अपरिमेय। किसे नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर जिनका कड़ी से बाहर आना संभव न हो, या फिर जो दशमलव में आए कड़ी के बाहर और वो समाप्त न हो, वो क्या होंगे, आपके अपरिमेय संख्या। और जो समाप्त हो गए या फिर रिपीट करने वाले हैं, वो क्या होंगे, आपके परिमेय संख्याएं। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए आगे चलते हैं, हम कहाँ पे थे, परिमेय अपरिमेय हो गया, दशमलव भिन्न हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, जो हमारे पूर्णांक थे, पूर्णांक कितने टाइप के होते हैं उनको देख लेते हैं। तो हमको देखना आप सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं, तो ये तो बेसिक है ना। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो वो क्या होंगी, आपकी सम संख्याएं, यानी 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। इसको ध्यान रखेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8 और करके आगे निकल जाएगा। देखिए 0 आपका क्या है, सम संख्या में गिना जाता है। वैसे हम विषम में भी ले सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। 0 का फॉर्मेशन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 0 सम संख्या होगी, 0 आता कैसे, इसको देख लीजिए। एक 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 2 का 1 5 के साथ गुणा करना है। तो आपका क्या होगा, 2 बचे के 10, 1 0 बना। यानी जहाँ 0 दिखे, किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 लगा है तो क्या होंगे, आपके सम संख्याएं। इतना ध्यान रखिएगा, सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। 2 4 6 8 10 ऐसे करके आपका चला जाएगा। इसमें अब ये जो 0 आ गया है, तो 0 कब बनता है, जब 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा। 1 2 1 5 तो 1 0, 2 2 और 2 5 तो कितना होगा भाई, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, यानी आपके 2 0 बनेंगे। ऐसे ही अगर और देख लें हम, है ना, 3 ठो 2 ले लें और 2 ठो 5 ले लें, तो जितना पेयर बनेगा उतना ही 0 बनेगा। इसको ध्यान रखिएगा, जितने पेयर बनेंगे उतने ही आपके क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। तो 1 0 और ये 2 0, क्या बच गया आपका, तो 2 बच गया। अब 2 बच गया तो कर लो भैया, क्या करना है, 2 लगा दो चुपचाप। तो यानी हमारे 0 का फॉर्मेशन क्या होगा, 0 के साथ में 2 है, यानी जब 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 बनेगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो 0 को सम कहा जाता है, यानी किसी संख्या के पीछे में 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, आपका सम संख्या हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं उनको देख लिया जाए।
विषम संख्याएं। देखिए तो विषम संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से न कटे, यानी जो संख्याएं 2 से विभाज्य न हो वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती है। जो संख्याएं 2 से विभाज्य न हो, वो क्या कहलाएंगी, आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देख ले भाई, 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9 और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। 2 से कटे तो सम, 2 से ना कटे तो विषम, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए सम और विषम के एप्लीकेशंस क्या है भाई, पूछ लेता है कभी कभी, है ना। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर कभी सम संख्या में सम संख्या जोड़ दें, सम संख्या जोड़ दें तो वो क्या आएगा आपका, हमेशा और हमेशा सम संख्या आएगा। सम संख्या में सम संख्या जोड़े अथवा घटा दें तो दोनों केस में क्या होगा आपका, हमेशा और हमेशा सम संख्या ही आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। सम संख्या में सम संख्या जोड़े या घटाएं तो सम संख्या आएगा। जैसे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मान लीजिए कोई छोटा सा नंबर ले लो, है ना। अब 2 में 4 जोड़ दो तो 6 हो गया, या फिर 4 में से 2 घटा दें तो आपका 2 हो गया। इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगर हम सम में विषम जोड़ दें तो आपका विषम आएगा। सम में विषम जोड़े तो आपका विषम आएगा, या फिर सम में से विषम घटा दें या फिर विषम में से सम घटा दें तो भी क्या आएगा, विषम आएगा। जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए अगर हम 4 ले लें और 3 ले लें तो 7 हो गया, और 4 में से अगर 3 घटा दें तो 1 हो गया, तो ये क्या हो गया आपके विषम। इसको ध्यान रखिएगा। अब और आगे चले भैया, अगर हम सम का गुणा सम के साथ करें, सम का गुणा सम के साथ करें तो भी रिजल्ट क्या होगा आपका, सम ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ भी गुणा कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और यदि सम का गुणा विषम के साथ करें तो रिजल्ट क्या होगा आपका, सम का गुणा विषम के साथ करें तो क्या होगा, सम ही होगा। इसको भी ध्यान रखेंगे। सम का गुणा विषम के साथ करें तो रिजल्ट क्या होगा, सम होगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए 4 गुणे 5 करें तो 20 हो गया, 2 गुणे 7 कर दें तो 14 हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा और देखिएगा। ये तो हो गया, सिंपल था। अगर सम के पावर सम लगा दें, सम के पावर कोई घात लगा दें, अब वो घात क्या हो सकती है, वो घात सम हो सकती है या फिर विषम हो सकती है। इसको ध्यान रखिएगा। सम के पावर या तो हम कोई घात लगाएं, वो घात सम हो सकती है या विषम हो सकती है। तो देखिए क्या आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 2 है तो 2 की पावर लगाएंगे तो 4, यानी 2 की पावर सम लगाएं तो 4 आया। मान लीजिए 4 की पावर अगर हम, है ना, 4 की घात लगाएं तो आपका कितना होगा, 64 हो जाएगा। 4 चौका 16 चौका 64 चौका 100 256 हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, सम हो गया। सम के पावर सम का घात है तो वैल्यू आएगी सम। और देखिए सम के पावर विषम भी कर देना तब भी वही बात होगी। अगर मान लीजिए 2 के पावर 3 कर दे तो 8 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर हम बात कर लें 4 के पावर 3 कर दे तो 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सम की पावर कोई भी घात है, चाहे वो सम हो या फिर विषम हो, रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा और हमेशा सम आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यदि हम विषम के पावर कोई घात लगा दें, विषम के पावर कोई घात लगा दें तो थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए, है ना, 3 के पावर 2 लगाए तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 3 के पावर 3 लगाए तो कितना हो गया, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ऐसे 5 के पावर 2 लगा दे तो 25, और 5 के पावर 3 लगा दे तो 125 हो गया। आप देखिए विषम घात लगाए तो भी विषम और सम घात लगाए तो भी विषम। तो इसको ध्यान रखें, विषम के पावर कोई भी घात लगा हो रिजल्ट हमेशा और हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो सम संख्या है, 2 से कटे सम और 2 से ना कटे तो विषम। सम को सम के साथ जोड़ेंगे तो सम होगा, और सम को सम के साथ घटाएंगे तो भी क्या होगा, सम होगा। सम को विषम के साथ जोड़ दे अथवा सम को विषम के साथ घटा दे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा और हमेशा विषम ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चाहे विषम के साथ सम जोड़े चाहे सम के साथ विषम जोड़े, वो विषम ही आएगा। सम का गुणा सम में करें तो सम, और सम का गुणा विषम में करें तो क्या होगा, विषम, है नहीं। सम का गुणा सम में करें तो सम, और सम का गुणा
विषम में करें तो क्या होगा आपका सम होगा, लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिए, विषम का गुणा, विषम का गुणा सम के साथ कर दें तो आपका यही हो जाएगा, लेकिन विषम का गुणा विषम के साथ कर दें, विषम का गुणा विषम के साथ कर दें तो रिजल्ट हमेशा और हमेशा विषम ही आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। विषम का गुणा विषम के साथ करें तो क्या होगा, रिजल्ट हमेशा विषम आएगा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आइए, सम हो गया, विषम हो गया, सम का जोड़ घटाना सम, सम का विषम के साथ जोड़ घटाना विषम, सम का सम के साथ गुणा सम, सम का विषम के साथ गुणा सम, विषम का विषम के साथ गुणा विषम, सम पर कोई भी घात लगाएंगे तो जो आएगा वो सम संख्या ही आएगी, और विषम पर कोई भी घात लगाएंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, विषम संख्या हो जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हमारा बचा हुआ है अभाज्य संख्या। आइए देखते हैं अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके एक सहित कम से कम 3 गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिनके एक सहित कम से कम 3 गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं। ठीक, और अगर कोई संख्या ऐसी है जिसके मात्र 2 ही गुणनखंड है और वो भी एक को लेकर, यानी ऐसी संख्याएं जिनके एक सहित केवल 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो और वो क्या हो, आपके एक सहित हो, वो क्या कहलाती है, आपकी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। समझ रहे हैं ना, प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या जिसके मात्र 2 गुणनखंड हो एक सहित, वो क्या होगी आपकी अभाज्य संख्या। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो संख्याएं एक व स्वयं से विभाज्य होती हैं वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे वही क्या होंगी आपकी अभाज्य संख्याएं। अब देखिए कौन कौन सी संख्या क्या क्या होती है। अगर हम एक के बारे में बात करें तो ये एक केवल एक से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं। 2 के बारे में बात करें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और 3 के बारे में बात करें तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 4 के बारे में बात करें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ऐसे ही 5 को देख लें तो 1 से कटेगा और 5 से। 6 के बारे में बात करें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से। 7 के बारे में बात कर लें तो आप देखिए 1 से और 7 से। ऐसे ही 8 के बारे में बात करें तो 1, 2, 4 और 8 से कट जाएगा। 9 के बारे में बात करें तो 1 से, 3 से, 9 से, और 10 के बारे में बात करें तो आप देखो 1 से, 2 से, 5 से और 10 से कटेगा। तो आप देखिए क्या है भाज्य, यानी ऐसी संख्या जिनके कम से कम 3 होने चाहिए, उसमें एक शामिल होना चाहिए, यानी 3 से कम नहीं चलेगा। तो आप देखो इसके पास 3 नहीं है, केवल और केवल 1 है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखेंगे। ये जो 1 है न तो भाज्य होता है, न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य, न ही अभाज्य होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। आप देखिए 2 क्या है, तो 2 आपका भाज्य है कि अभाज्य है, तो 2 गुणनखंड है, तो 2 के 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, यह क्या होगा आपका अभाज्य संख्या। 2 होने चाहिए तो 1 और 2, 3 क्या है अभाज्य संख्या। 4 क्या है 1, 2 और 4, ये 3 गुणनखंड हो गए, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। ऐसे ही 5 हो गया, 1 और 5 से कटेगा, 6 हो गया, 1, 2, 3 और 6 से। 7 हो गया 1 से और 7 से, तो ये भाज्य, ये अभाज्य, ये क्या होगा भाज्य होगा, और ये क्या होगा ये भी आपका भाज्य होगा, और ये क्या होगा ये भी आपका भाज्य होगा। तो यहाँ से 2-3 बातें निकल के आती हैं, उनको जरा देख लीजिए तो आपका क्या आएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में बात करें तो क्या होगा आपका 4 होगा, इसको ध्यान रखिएगा। जो 4 है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। वापस सुने, 1 के बारे में बात करें तो 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अगर बात कर लिया जाए 1 तो न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, और न ही अभाज्य है। ठीक, और ऐसे ही बात कर ले अगर हम 4 की, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में बात करेगा तो 4 होगा। दूसरी बात कर ले हम, सबसे छोटी भाज्य संख्या वो हो जाएगा आपका 4, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो आपका क्या होगा 2 होगा। सबसे छोटी
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आइए देखिए, भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनके एक सहित कम से कम 3 गुणनखंड हो। 3 से ज्यादा चलेगा लेकिन 3 से कम नहीं चलेगा, वो क्या कहलाएंगी आपकी भाज्य संख्याएं। जैसे में हो जाएगा आपका सबसे छोटा 4, उसके बाद 6, उसके बाद क्या होगा आपका 9 हो गया, ये 8 हो जाएगा 8, उसके बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद आपका 10 हो जाएगा, और ऐसे करके आपका फिर चलता रहेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी भाज्य संख्या है। अभाज्य कौन होगा? जो संख्या के कम से कम और अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंडों एक सहित या जो स्वयं से कटे हो, क्या होगा आपका अभाज्य संख्या होगी। जैसे में बात कर ले तो आप देखिएगा सबसे छोटा क्या है, तो ये आपका 2 हो गया, तो 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद आपका 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, और ऐसे करके आपका चला जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या होगी अभाज्य संख्याएं। एक क्या है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। एक आपका न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। बात कर ले सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो क्या होगी 4 होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2। हाँ, यहाँ एक बात ये पूछ सकता है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो वो भी क्या होगा आपका 2 होगा। एकमात्र सम अभाज्य संख्या की बारे में बात कर ले तो वो भी क्या हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। एक को छोड़, ये 2 को छोड़कर बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। एक आपका न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब देखिएगा, ये तो हो गया भाई, है ना। और अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 4 के बारे में बात कर ले तो 4 आपका क्या है, सबसे छोटी कौन सी होगी भाज्य संख्या। अब आप देखो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या मिलेगा, तो 9 मिलेगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या वो क्या हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेगा ऑनलाइन में, तो है ना। छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मोटी मोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो हमने ये देख लिया भाज्य और अभाज्य। अब देखिएगा भाज्य के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लिए। भाज्य संख्याएं और आगे क्या क्या होती हैं, कैसे पहचानेंगे कौन सी संख्या भाज्य है अथवा नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे हम। आइए देखते हैं अभाज्य संख्याएं। आपकी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके अनंत संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। हमसे पूछ लेता है कभी कभी कि भाई 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आपके कितने होंगे 15 होंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और बात कर ले अगर 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो 10। ठीक है। अगर बात करें 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की, तो आपके कितने होंगे 15 अभाज्य संख्याएं। 50 से 100 के बीच की बात करें तो कितने होंगे आपके 10 अभाज्य संख्याएं। अब ऐसे ही देख लीजिए, तो दोनों को अगर ऐड कर दे तो 1 से 100 के बीच कितने हो जाएंगे, तो आपके 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। और ऐसे बात कर ले अगर हम 100 से 200 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो आपके 21 हो जाएंगे। 200 से 300 के बीच अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो कितनी होगी 16 हो जाएगी। और 300 से 400 के बीच बात कर ले अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो 16 हो जाएंगी। ऐसे ही 400 से 500 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या 17। 500 से 600 के बीच कितनी होंगी, तो 14 होंगी। और 600 से 700 के बीच कितनी होंगी, तो 16 हो जाएंगी। 700 से 800 के बीच बात करें तो आपके कितने होंगे 14 हो जाएंगे। और अगर 800 से 900 के बीच बात कर ले कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आपके कितने होंगे 15 अभाज्य संख्याएं। और अगर हम अंतिम बात कर ले कि 900 से 1000 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो 14 संख्याएं ऐसी होंगी जो अभाज्य होंगी, स्वयं से कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी। वापस सुने, अभाज्य संख्याओं की संख्या के बारे में बात करें तो 1 से 50 के बीच में
15, 50 से 100 के बीच में आपके कितने हो जाएंगे 10, 1 से 100 के बीच में 25, 100 से 200 के बीच में 21 हो गए, 200 से 300 के बीच में 16 हो गए, और 300 से 400 के बीच में भी 16, 400 से 500 के बीच में कितने 17 हो जाएंगे, 500 से 600 के बीच में 14 होंगे, और 600 से 700 के बीच में कितने 16, फिर 700 से 800 के बीच में कितने 14, और बात करें अगर हम कि 800 से 900 के बीच में कितने हैं तो आपके कितने हो जाएंगे 15, और 900 से 1000 के बीच की बारे में बात कर लें तो 14 संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी। तो हम टोटल बात करते हैं 1 से लगाकर 1000 तक, तो 1 से लगाकर 1000 तक आपके पास कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी तो 168 होंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 से लगाकर 1000 तक अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो आपके क्या होंगे 168 संख्या हो जाएंगी। इस बारे में ध्यान रखिएगा। अब यहां से पूछ लेगा तो भैया बता दो भाज्य संख्याएं कितनी होंगी, ये तो अभाज्य है ना, तो भाज्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं संख्याएं, और कहां से लगाकर 1 से लेकर 1000 तक, तो आपकी कितनी हो जाएंगी, इसको सीधे सीधे मत घटाइएगा, एक जो आपका बचा हुआ है ये एक को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक आपका न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो हम कितना घटा देंगे 1000 में से 169 घटा देंगे, ठीक, क्योंकि एक ये हो गया और जो आपका ये एक है इसको घटा दीजिएगा तो आपके जितने भी आ जाएंगे वो क्या होंगे आपके भाज्य संख्याएं। घटा लो भैया, कितना हो गया 1 हो गया है ना, और इसको देख ले तो कितना हो गया आपका ये 4 हो गया, और यहाँ से घटा ले आप देखिए कितना हो गया भाई 8 हो गया। 841 संख्याएं हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, 841 संख्याएं, 41 हो गया जी 31 होगा, ये 9 हो गया 31 होगा, 831 संख्याएं आपकी क्या होंगी टोटल भाज्य संख्याएं होंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब देखिएगा, अब पूछ लेता है कि पहचानेंगे कैसे भाई कौन सी संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो किस रूप की होती हैं 6 के प्लस माइनस 1 के रूप की होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं 6 के प्लस माइनस 1 के रूप की होंगी। दुनिया की कोई भी अभाज्य संख्या है वो क्या होगी 6 के प्लस माइनस 1 के रूप की होगी, जहां के बराबर आपका 1 2 3 4 यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए आइए देखते हैं भाई अभाज्य संख्याएं। सभी अभाज्य संख्याएं किस रूप की होंगी तो 6 के प्लस माइनस 1 के रूप की होगी, जहां के का वैल्यू क्या होगा भाई 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई संख्या है 6 के प्लस माइनस 1 के रूप की है तो ये जरूरी नहीं कि वो अभाज्य होगी, लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं इस रूप की होंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए अगर हम बात कर ले है ना 6 के प्लस माइनस 1 है, अब इसमें वैल्यू रख रहे हैं, पहले 1 रख दें तो आप देखो 6 गुणे 1 प्लस माइनस 1, तो दो बातें निकलेंगी 6 कम 6, एक बार जोड़ दो और एक बार क्या होगा भैया घटा दो। तो आप देखिए 6 के 7 और ये कितना हो गया 5, तो 7 भी क्या है अभाज्य और 5 भी क्या है अभाज्य संख्या है। ऐसे अगर हम 2 रखते तो 6 गुणे 2 प्लस माइनस 1, तो आप देखो क्या बनेगा 6 गुना के 12, एक तो जोड़ दे भैया और एक तो क्या कर दे घटा दे। आइए तो देखिए क्या होगा 12 एक 13 और 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 11। इस बात को ध्यान रखिएगा, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 और 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, और ये दोनों क्या बन गई आपकी अभाज्य संख्या है। ऐसे ही हम बात करते हैं आपके अगर 6 गुणे 3 प्लस माइनस 1 कर दें तो देखिए आप 6 त्रिक 18, 1 जोड़ दें तो 19 हो जाएगा, और अगर 18 में से 1 घटा दे तो 17। ये दोनों भी क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। अगला देखिएगा 6 गुणे 4 प्लस माइनस 1 कर दे तो 6 चौक 24, 1 जोड़ेंगे तो 25 होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दूसरी वाली सदैव आएगी आपकी अभाज्य संख्या, ये 23 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी हर अभाज्य संख्या कोई सी भी हो वो किस रूप की होगी 6 के प्लस माइनस 1 के रूप की। हाँ यदि कोई आपकी अभाज्य संख्या 6 के प्लस माइनस 1 की रूप की है तो अभाज्य होगी, लेकिन
सभी संख्याएं इस रूप वाली अभाज्य संख्याएं नहीं होती। जैसे अगर आप देखना चाहें तो 25 को देखिए, 25 क्या है आपका एक भाज्य संख्या है और इसी रूप का है कि नहीं है भाई, जोड़ के आ गया ना। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अभाज्य वाली तो इस रूप की होंगी, लेकिन जो इस रूप की है वो अभाज्य हो ये जरूरी नहीं है। और आगे देखिएगा, हाँ लेकिन एक बात यह है कि अगर प्लस वाला आपका भाज्य आ गया तो माइनस वाला अभाज्य आएगा, आना ही पड़ेगा। यदि माइनस वाला भाज्य आ गया तो प्लस वाला अभाज्य होगा, होना ही पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसके पास कोई चारा नहीं है। तो आइए 6 बच्चे 30 कर लें, 30 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 31 हो गया। और आप देखिए 30 में से 1 घटा दे तो कितना हो गया, 29। इसको ध्यान रखिएगा, सभी अभाज्य संख्याएं 6 के प्लस माइनस 1 के रूप की होती हैं। अब यहाँ से एक सवाल ये पूछा जाता है कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे। तो अभाज्य संख्या पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि दी गई संख्या में या तो 1 जोड़ दें तो 6 से कट जाए तो अभाज्य हो सकती है, और यदि 1 घटाने पर 6 से कटे तो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी। इस बारे में ध्यान रखेंगे। जैसे अगर हम एक दो ठो देखना चाहें तो देख सकते हैं, है ना। आइए अगर देख लें हम, जैसे मान लीजिए ये 431 है। अब ये अभाज्य है कि भाज्य है, इसके लिए क्या करना होगा, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। और देखेंगे या तो जोड़ने पर 1 जोड़ने पर 6 से कटे या फिर 1 घटाने पर 6 से कटे। दोनों केस में से कोई भी लग गया तो यहाँ पे चांसेस बनेंगे ये क्या होगी, अभाज्य संख्या। ऐसे ही चेक करेंगे जब वो ऑप्शन वाला देगा। तो आप देखिए क्या होगा, 432 है ना, और यहाँ घटाएंगे तो 430। दोनों में से कोई अगर 6 से कट गया, 6 से भाग देने पर रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो समझ जाइएगा कोई सा भी, ऐसा नहीं है कि दोनों होने चाहिए, कोई एक हो जाए। तो आप देखो यहाँ पे ये कट रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए आप 6 सत्ते 42 हो गया और 6 दूना के 12, यहाँ रिमाइंडर 0 बच रहा है, शेष 0, ये संख्या कट रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नहीं कट रही है, सीधा सा मतलब है दोनों में से कोई एक, या तो जोड़ने पर कटे या फिर घटाने पर कटे, दोनों में से कोई एक लागू होगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अभाज्य चेक करने का रूल्स क्या है कि एक घटाने पर अथवा एक जोड़ने पर वो संख्या अगर 6 से कटेगी, चाहे घटाने वाला कट जाए या फिर जोड़ने वाला कट जाए, तो दोनों में से एक होना चाहिए, दोनों होना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक ही होगा तो वो संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। इस बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक भैया, आगे देखिएगा, अगर हम बात कर लें, है ना, ये आपका है अगला 547। तो आप देखिए अगर 547 में 1 जोड़ दें तो 548 हो गया, और 547 से 1 घटा दें तो 546 हो गया। अब आप चेक करिए तो 6 से चेक करिए भाग देके, 6 9 के 54 है ना, तो ये तो नहीं कटेगा, 8 बच रहा है। और यहाँ अगर हम 6 से भाग करें तो 6 9 के 54 और 6 कम 6, ये वाला पोर्शन कट गया, ये वाला क्या हो गया, कट गया। तो ये क्या होगा, आपका अभाज्य संख्या होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। यही तरीका है आपका अभाज्य चेक करने का। दूसरा तरीका हमें नहीं पता, लेकिन ये तरीका है आपका कि अगर कोई संख्या अभाज्य है, नहीं है, प्राइम है, नहीं है, कैसे चेक करेंगे, तो उस संख्या में जो भी संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप जोड़ देंगे 1, और जोड़ने पर अगर 6 से कट गया, शेष 0 बचा तो अभाज्य होगा, और नहीं कटा तो आप 1 घटा के चेक करिएगा, घटाने के बाद अगर कट जाए तो आपका अभाज्य होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जोड़ने पर कटा था तो अभाज्य है, और यहाँ घटाने पर कटा है तो अभाज्य है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए अभी अभाज्य की कहानी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब आपके 2 अभाज्य बचे हैं, एक होगा को प्राइम यानी सह अभाज्य, एक होगा रिलेटिव प्राइम। सह अभाज्य क्या होंगे उनको देख लें आप। ठीक, आइए देखें तो 2-3 बातें हैं, उनको देख लीजिए। बात करते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य को प्राइम
अब देखिए को प्राइम क्या होगा, यानी अगर कोई दो अभाज्य संख्याएं एक साथ रख दी गई हैं, कोई सी भी दो अभाज्य संख्याएं हो एक साथ रख दी जाए तो वो क्या होगा आपका को प्राइम होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, दो अभाज्य संख्याओं को एक साथ रख दें और दोनों के दोनों क्या हो आपके अभाज्य संख्याएं हो तो वो क्या होंगी आपके सह अभाज्य संख्या को प्राइम होगा। कोई भी अभाज्य संख्या को किसी भी अभाज्य संख्या के साथ हम रख दें तो जो बनेगा दोनों अगर अभाज्य हैं वो क्या होगी आपकी सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है ऐसी संख्या है जिनके सभी नंबर्स क्या हो अभाज्य हो, सबके सब अभाज्य संख्या अगर एक साथ रख दिए गए हैं तो वो क्या होंगे आपके को प्राइम सह अभाज्य होंगे। दूसरा देखिएगा रिलेटिव प्राइम होगा, इसको भी हिंदी में सह अभाज्य ही बोलते हैं, सह अभाज्य। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे भैया रिलेटिव प्राइम। तो आप देखिए अब क्या होगा, यानी एक दूसरे के सापेक्ष अगर कोई अभाज्य है, यानी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो, HCF यानी ऐसी संख्याएं जिनका HCF एक हो मौसा एक हो वो क्या कहलाएंगी आपकी सह अभाज्य संख्या। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो वो क्या होंगे आपके सह अभाज्य संख्याएं। अब आपका एक संख्या अभाज्य हो सकता है, दूसरी संख्या अभाज्य होगी नहीं होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सम हो सकता है एक विषम हो सकता है। अगर आप देखना चाहें तो जैसे मान लीजिए अगर हम 3 लिख दें 4 लिख दें तो आप देखो 3 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये क्या होंगे आपके सह अभाज्य संख्याएं होंगे। ऐसे हम किसी को लिख दें कोई भी नंबर है, ये 9 लिख दिए ये 8 लिख दिए तो आप देखो ये विषम है भाज्य है, ये भी क्या है सम है भाज्य है, लेकिन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, दोनों का HCF एक हो रहा है तो ये क्या हो जाएंगे आपके सह अभाज्य संख्या रिलेटिव प्राइम नंबर होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा देखना है बस, बहुत हल्का सा चेंज है। हिंदी में नाम दोनों का एक ही है, अंग्रेजी में अलग है। को का मतलब सह, सह का मतलब क्या होगा कि साथ वाले यानी दोनों के दोनों प्राइम हो, और यहाँ पे क्या होगा सह अभाज्य यानी रिलेटिव प्राइम एक दूसरे के सापेक्ष प्राइम हो, यानी दोनों में कोई चीज कॉमन न हो, दोनों का HCF एक हो तो वो क्या होंगे आपके सह अभाज्य संख्याएं। वो अभाज्य हो सकती हैं, वो एक अभाज्य एक ये सम संख्या विषम संख्या कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इन दोनों में कोई चीज कॉमन न हो, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ भी लिख दें हम, कुछ भी लिख दें, कोई नंबर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों में कोई चीज कॉमन न हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। 18 लिख दें हम और यहाँ पे हम अगर लिखना चाहें तो 17 लिख दें 19 लिख दें, ये सब क्या होंगे आपके सह अभाज्य संख्याएं रिलेटिव प्राइम, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक भैया, अभाज्य संख्याएं 6 के प्लस माइनस 1 के रूप की होती है, इस रूप की होती है, सभी अभाज्य संख्याएं इस रूप की होंगी, लेकिन सभी संख्याएं जो इस रूप की हैं वो अभाज्य हो ये जरूरी नहीं है। उसके बाद बात कर ले हम कि अगर सह अभाज्य क्या होगा को प्राइम, तो दोनों संख्याएं अगर प्राइम है दोनों संख्याएं अभाज्य हैं तो सह अभाज्य, और अगर आपके दोनों में से कोई भी संख्या अभाज्य हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन दोनों में कोई चीज कॉमन ना हो, कोई भी नंबर कॉमन ना हो, उनका HCF एक हो तो वो क्या कहलाएंगे आपके सह अभाज्य या फिर रिलेटिव प्राइम संख्या। अब एक आता है ट्विन प्राइम, है ना, जुड़वा अभाज्य संख्या है, उनको भी देख लीजिए। ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, फिर हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या खत्म, और दो चार सवाल का प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएगा काम तमाम इसका। आइए अब बात कर लें जुड़वा प्राइम नंबर, कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या है, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम। अब देखिए अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं और उनके बीच दो का अंतर हो, दो अभाज्य संख्याएं हो और उनके बीच दो का अंतर हो तो वो क्या हो जाएंगे आपके जुड़वा प्राइम नंबर। आप देखिए यहाँ पे गैप कितने का है 3 का, लेकिन अगर हम बात करते 3 और 5, पहला केस तो क्या है दोनों प्राइम होने चाहिए, दोनों अभाज्य होने चाहिए और उनके बीच का गैप कितने का होना चाहिए 2 का। अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या होंगे आपके ट्विन प्राइम अथवा जुड़वा अभाज्य संख्या है। देखिए गैप कितने का है 2 का है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इधर देख लें हम, है ना, 11 और 13 देख लें तो ये भी कितना होगा 2, ऐसे अगर हम 17 और 19 देख लें तो ये भी कितना होगा 2, इसको ध्यान रखिएगा।
यानी जुड़वा अभाज्य संख्या है जिनके बीच गैप अगर 2 का है तो जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। और अगर 2 या 2 से कुछ भी अलग है, 3 है 4 है कुछ भी हो जाए तो वो आपका जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगा। दोनों अभाज्य होने चाहिए, दोनों के बीच में क्या हो 2 का अंतर हो, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका समाप्त, इसको थोड़ा देखेंगे हम लोग। अब आओ भैया, अभाज्य संख्याएं हो गई हैं। अब आगे हम देखेंगे, इनका प्रैक्टिस कर लेंगे कि कौन कौन सी संख्याओं को हम अभाज्य पहचान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये कई बार पूछे गए हैं, कई सवाल आए हैं जिनमें आपको पहचानना होगा कौन सा भाज्य है कौन सा अभाज्य है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास जो कल होगी आपकी सुबह में ही, तो आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा। अब उसमें हमें देखना क्या है, इकाई का अंक बचा हुआ है, फिर विभाजता के नियम है, शेषफल प्रमेय है। अब बाकी चीज़ों को हम आगे देख लेंगे। यदि आपको लगता है सपोर्ट करना चाहिए तो आप चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके कर सकते हैं सपोर्ट। हाँ, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर दीजिएगा। थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, अभी हम भी नए नए हैं, पहली बार शुरू किए हैं। तो इसी के साथ हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।